सहकार प्रणाम। सहकार साथियों, जैसा कि हमने बताया है कि हम अपने चैनल पर सहकारी समितियों के अधिनियम में सम्मिलित यानी कि लागू अन्य अधिनियमों की चर्चा कर रहे हैं। तो इसी कड़ी में हम सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 यानी कि सिविल प्रोसीजर कोड 1908 पर चर्चा करेंगे। वीडियो को लाइक तथा शेयर जरूर करें, कमेंट लिखना ना भूलें और सहकारिता के नियम, अधिनियम और प्रबंधन की जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। साथियों, हमारे कई दर्शकों ने यह जानना चाहा है कि क्या सीपीसी यानी कि सिविल प्रोसीजर कोड सहकारिता अधिनियम यानी कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट और सहकारिता की अदालतों में भी लागू होती हैं। तो आइए हम सबसे पहले जानते हैं कि सीपीसी यानी कि सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 क्या है। सिविल प्रक्रिया संहिता, जिसे आमतौर पर सीपीसी के नाम से जाना जाता है, 1908 में बनाई गई थी और यह भारत में दीवानी मुकदमों के लिए प्रक्रियात्मक आधार प्रदान करने वाला एक महत्वपूर्ण कानूनी ढांचा है। यह दीवानी अदालतों और अधिकारियों द्वारा अपनाई जाने वाली प्रक्रियाओं और कार्य विधियों को स्पष्ट करती है, जिससे नागरिक अधिकारों और दायित्वों के न्याय निर्णय में एकरूपता और निरंतरता सुनिश्चित होती है। मुकदमों की पैरवी, सम्मन जारी करने से लेकर डिक्री और आदेशों के निष्पादन तक यह दीवानी प्रक्रिया के हर पहलू को समाहित करती है। इसके विशाल दायरे में दलीलें, साक्ष्य, प्राप्ति, निषेधाज्ञा और अपील जैसे विभिन्न पहलुओं से संबंधित आदेश और नियम मिलते हैं। साथियों, भारत में दीवानी मामलों के प्रबंधन के लिए सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 मार्गदर्शक है। संहिता को 2 भागों में विभाजित किया गया है। पहली अनुसूची में 51 आदेश और नियम हैं और संहिता के पहले भाग में 158 धाराएं हैं। ये आदेश और नियम भारत में दीवानी कार्यवाही को नियंत्रित करते हैं। संहिता यानी कि सिविल प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत क्या क्या आता है। भारत में दीवानी प्रक्रिया संहिता यानी कि सीपीसी दीवानी विवादों के निपटारे के तरीके को बताती है। यह प्रक्रियात्मक कानून देश के दीवानी मुकदमेबाजी प्रक्रिया को नियंत्रित करता है। 1908 में लागू होने के बाद में दीवानी प्रक्रिया संहिता में कई संशोधन किए गए हैं। सिविल प्रक्रिया संहिता में दीवानी मुकदमेबाजी से संबंधित कई विषयों का उल्लेख है। सिविल प्रक्रिया संहिता में जो कई महत्वपूर्ण घटक शामिल किए गए हैं, जो कि निम्न प्रकार से हैं। अधिकार क्षेत्र यानी कि जुरिस्डिक्शन। सिविल प्रक्रिया अधिनियम में दीवानी न्यायालयों के अधिकार क्षेत्र के लिए दिशा निर्देश निर्दिष्ट हैं। विषय वस्तु और स्थान के आधार पर एक विशिष्ट न्यायालय एक विशिष्ट दीवानी मामले की सुनवाई कर सकता है। यह संहिता कानूनी दस्तावेजों को तैयार करने और प्रस्तुत करने के तरीके बताती है, जिन्हें वाद पत्र यानी कि प्लेंट कहा जाता है। वाद पत्र में प्रतिवादी का लिखित बयान और वादी की शिकायत शामिल होती है। मुकदमे का आधार वाद पत्र यानी कि प्लेंट ही होता है, जिसमें पक्षों के तथ्यात्मक और कानूनी तर्क प्रस्तुत किए जाते हैं। मुकदमे के पक्षकार यानी कि पार्टीज। सिविल प्रक्रिया संहिता यानी कि सीपीसी दीवानी मुकदमों में पक्षकारों के लिए दिशा निर्देश स्थापित करती है। यह पक्षकारों के शामिल होने और अलग होने से संबंधित समस्याओं का समाधान करती है। इस संहिता में बताया गया है कि दीवानी अदालतें अपने फैसले और आदेशों को कैसे लागू करती हैं।
जिसमें निष्पादन के तरीके भी शामिल हैं। सिविल प्रक्रिया में दीवानी मामलों में अपील दायर करने और उसकी सुनवाई की प्रक्रिया का वर्णन किया गया है। इसमें अपील दायर करने के आधारों के साथ साथ उच्च न्यायालयों के अपीलीय अधिकार क्षेत्र का भी उल्लेख किया गया है। यह संहिता पक्षों को कुछ कार्य करने या न करने के लिए बाध्य करने हेतु अंतरिम और स्थायी निषेधाज्ञा यानी कि इंजंक्शन या प्रोहिबिटरी ऑर्डर्स जारी करने की अनुमति देती है। अंतरिम आदेश वे अस्थायी निर्देश होते हैं जो किसी मामले के लंबित रहने के दौरान जारी किए जाते हैं। ये आदेश प्रक्रिया संहिता यानी कि सीपीसी के अंतर्गत आते हैं। इस संहिता में कुछ मामलों में उच्च न्यायालयों में भेजने के नियम शामिल हैं। उच्च न्यायालय निचली अदालतों के फैसलों को बदल सकते हैं। समय सीमा यानी कि लिमिटेशंस, सिविल प्रक्रिया संहिता द्वारा परिभाषित समय सीमा दीवानी मुकदमों को दायर करने की अंतिम तिथि है। निर्धारित समय सीमा के भीतर मुकदमा दायर न करने पर उसे खारिज किया जा सकता है। सीपीसी के पास लागत मुकदमों को समाप्त करने और न्यायालय के लिए अदालतों की शक्तियों के बारे में अतिरिक्त नियम हैं। साथियों, भारतीय नागरिक प्रक्रिया संहिता के बारे में अन्य कुछ जानने योग्य बातें निम्न प्रकार है। कानून को व्यापक रूप से वर्गीकृत करने के लिए मूल कानून और प्रक्रियात्मक यानी कि प्रोसीजरल कानून दोनों का उपयोग किया जा सकता है। चाहे यह सामान्य कानून पर आधारित हो या विधि कानून पर, मूल कानून यह निर्धारित करता है कि कौन से तथ्य किस तथ्य या दायित्व का निर्माण करते हैं। दूसरे शब्दों में, मूल कानून दायित्वों और अधिकारों से संबंधित अवधारणाओं को परिभाषित करता है। इसके विपरीत प्रक्रियात्मक कानून यह बताता है कि कानूनी प्रक्रिया में अधिकारों और दायित्वों को कैसे लागू किया जाए। प्रक्रियात्मक कानून मूल कानून द्वारा स्थापित अधिकारों और दायित्वों को लागू करने पर केंद्रित होता है। सिविल प्रक्रिया संहिता प्रक्रियात्मक कानून का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। यह दीवानी अदालतों में होने वाली प्रक्रियाओं को नियंत्रित करती है। प्रत्येक भारतीय को अपने देश के नियमों से अवगत होना चाहिए, क्योंकि जैसा कि हम सभी जानते हैं कि कानून की अज्ञानता कोई बचाव नहीं है, यानी कि इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज नो एक्सक्यूज। सिविल प्रक्रिया का संहिता का जो कार्य क्षेत्र है वो बहुत ही व्यापक है, लेकिन जिन क्षेत्रों से यह सीधे तौर पर संबंधित है उनमें यह पूरी तरह से विस्तृत है। संहिता बनाने वाले सभी संभावित भविष्य के कानूनी मुद्दों का अनुमान नहीं लगा सकते थे और न ही उनके लिए योजना बना सकते थे। कानून निर्माताओं ने अदालतों के उन विशिष्ट स्थितियों से निपटने का अधिकार दिया जब कानून अपर्याप्त हों। उन्होंने ये निष्पक्षता और न्याय के लिए किया गया था। क्योंकि यह संहिता एक मूलभूत कानून है, इसलिए यह किसी भी स्थानीय या विशेष कानून से विरोधाभास नहीं रखती है। यदि कोई विशेष कानून नागरिक प्रक्रिया संहिता के विपरीत है तो वह विशेष कानून अधिक महत्वपूर्ण होगा। यदि किसी समस्या का समाधान स्थानीय या सामान्य कानूनों द्वारा नहीं किया जाता है तो वह नागरिक प्रक्रिया संहिता लागू होगी। सिविल प्रक्रिया संहिता दो खंड निम्नलिखित हैं। संहिता का मुख्य भाग और अनुसूची। जैसा कि हमने बताया कि संहिता के मुख्य भाग में 158 खंड हैं
जिन्हें 12 भागों में विभाजित किया गया है। दूसरे खंड को, जिसमें आदेश और नियम यानी कि ऑर्डर एंड रूल्स शामिल हैं, अनुसूची कहा जाता है। अनुसूची में न्यायालय के अधिकार क्षेत्र के प्रयोग की व्याख्या की गई है। संहिता के मुख्य भाग में न्यायालय की शक्तियों पर चर्चा की गई है। पहली सूची में 51 आदेश हैं, जो संहिता की एकमात्र अनुसूची है। प्रत्येक आदेश में नियम है, हालांकि नियमों की सटीक संख्या प्रत्येक आदेश में भिन्न होती है। संहिता के प्रावधानों में परिवर्तन करने का अधिकार केवल विधायिका के पास है। न्यायालयों को संहिता के प्रावधानों में परिवर्तन करने की अनुमति नहीं है। साथियों, आइए अब सिविल प्रक्रिया संहिता की प्रमुख जो विशेषताएं हैं उनके बारे में चर्चा कर लेते हैं। सिविल प्रक्रिया संहिता ने दीवानी न्यायालयों में प्रक्रिया को सरल और अधिक प्रभावी बनाया है। नागरिकों के अधिकारों, दायित्व और जिम्मेदारियों का परिवर्तन इसी संहिता के अंतर्गत होता है। दूसरे शब्दों में सिविल प्रक्रिया संहिता यह निर्धारित करती है कि अधिकारों और दायित्वों को कैसे लागू किया जाएगा। सिविल प्रक्रिया संहिता एक ऐसा कानून है जो सर्वत्र लागू होता है और स्थानीय या विशेष कानूनों से अधिक महत्वपूर्ण है। किसी भी असहमति की स्थिति में स्थानीय या विशेष कानून सिविल प्रक्रिया संहिता से ऊपर होगा। यदि कोई ऐसा विशिष्ट मुद्दा है जिस पर स्थानीय या विशेष कानून मौन है, तो सिविल प्रक्रिया संहिता को प्राथमिकता दी जाएगी। नई आवश्यकताओं और मांगों को पूरा करने के लिए सिविल प्रक्रिया संहिता में काफ़ी बदलाव हुए हैं। सन 1909 से लेकर 1976 के बीच इस संहिता में लगभग 30 संशोधन हुए हैं। 1999 से 2002 तक के संशोधनों ने उस प्रक्रिया में कई बदलाव किए हैं। अब हम बात करते हैं कि क्या सिविल प्रक्रिया संहिता यानी कि सीपीसी के प्रावधान सहकारी समितियां अधिनियम पर भी लागू होते हैं? तो जवाब है हाँ। सिविल प्रक्रिया संहिता सीपीसी के प्रावधान सहकारी समिति अधिनियम पर भी लागू होते हैं, सहकारी अदालतों पर भी लागू होते हैं, लेकिन केवल सीमित हद तक और जहां तक वे विशिष्ट अधिनियम के प्रावधानों के साथ विरोधाभास न करें। सहकारी न्यायालयों के पास सीपीसी की सभी शक्तियां नहीं होती हैं और इन प्रावधानों को केवल प्रक्रियात्मक पहलुओं के लिए और तब लागू किया जाता है जब अधिनियम में स्पष्ट रूप से कोई विकल्प न दिया गया हो। मुख्य बिंदु इसमें जो सहकारी समिति अधिनियम और सहकारी समिति अदालतों में प्रयोग किए जाते हैं उनके मुख्य बिंदु निम्न प्रकार से हैं। सीमित अनुप्रयोग। सीपीसी के प्रावधानों का उपयोग केवल प्रक्रियात्मक मामलों में ही किया जाता है और यह तब तक ही होता है जब तक कि संबंधित सहकारी समिति अधिनियम के विशेष नियम इसके विपरीत ना हों। विशिष्ट शक्तियों की कमी। सहकारी न्यायालयों को सिविल न्यायालयों की सभी शक्तियां प्रदान नहीं की जाती हैं। उदाहरण के लिए कुछ मामलों में वे कार्यवाही पर रोक लगाने का आदेश नहीं दे सकते। अधिनियम को प्राथमिकता। यदि सहकारी समिति अधिनियम में कोई विशेष प्रावधान है तो वह सीपीसी पर प्राथमिकता लेगा। सीपीसी के नियमों को केवल तभी लागू किया जा सकता है जब अधिनियम में कोई वैकल्पिक प्रक्रिया मौजूद न हो। न्यायिक निर्णय लागू करना। कुछ अधिनियमों के तहत सहकारी न्यायालयों द्वारा दिए गए निर्णयों को सिविल न्यायालयों के समान ही लागू किया जा सकता है, लेकिन यह विशिष्ट अधिनियम के तहत प्रमाणित होने पर ही संभव है।
साथियों, आगे हम सहकारी समिति अधिनियम के अन्य विषय पर चर्चा जारी रखेंगे। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें तथा सहकारिता की जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आप हमसे जुड़े रहें। धन्यवाद। जय हिंद, जय सहकार।